गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में। सुबह के 7 बज चुके हैं और 7 बजे हमारा एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल यूपीएससी ने 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें प्रदीप सिंह ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। लड़कियों में अगर मैं बात करूँ तो प्रतिभा वर्मा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जिनकी अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ तो वो थर्ड पोजीशन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसेज हाउ मच परसेंट रिजर्वेशन इन सीट्स इन इट्स इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस फॉर स्टूडेंट्स हेलिंग फ्रॉम यूटी लद्दाख। तो दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर ने लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए अपने जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर कितने परसेंट का आरक्षण दिया है, वो है हमारा 4%, यानी कि सी ऑप्शन। तो अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, तो आपको पता होगा कि पिछले ही साल 2019 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जिससे लद्दाख को स्टेट से हटा करके यूटी बना दिया गया था और 2 यूटी के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। एक तो जम्मू एंड कश्मीर था हमारा और दूसरा लद्दाख था। अब जो हमारा ये 370 हटा करके जो लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था, वो हमारा बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए, अगस्त के अंदर था जो गवर्नमेंट ने सेशन को पार्लियामेंट में पास करवा दिया था, बिल था जो भी हम लोगों का अमेंडमेंट को, बट जो लागू हुई थी वो हमारी 31 अक्टूबर 2019 से हुई थी। तो इसलिए हमारा जो डेट आएगी वो यूटी में बदलने की, वो होगी हमारी 31 अक्टूबर 2019। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर था, ये हम लोगों का अक्साई चीन है जो कि चाइना के कब्जे में है हमारा। ये हमारा ग्लेशियर है, ये जो एरिया है ये हम लोगों का पाकिस्तान ने जो है चाइना को दे दिया है, और ये हमारा पीओके है जो कि पाक एडमिनिस्ट्रेटेड है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन के महानिदेशक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मयंक अग्रवाल जी। देखिए, कल जो है हमारा जो यूनियन मिनिस्टर हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने कल असम के लिए एक चैनल दूरदर्शन असम यानी कि डीडी असम चैनल को लॉन्च किया है, जो 24/7 वर्किंग कंडीशन के अंदर रहेगा। इस मौके पर जो हमारे आईबी सेक्रेटरी थे अमित खरे जी, वो दूरदर्शन के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं मयंक अग्रवाल, सीईओ हैं जो प्रसार भारती के शशि वी वेम्पति, वो सभी के सभी मौजूद थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब हमारे आपके यहाँ पर देखिएगा 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि भाई डीजी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के कौन है, मयंक अग्रवाल हमारे आईबी के I&B सेक्रेटरी। ध्यान रखिएगा, IB नहीं है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला नहीं है, I&B इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं जो हमारे, वो हैं अमित खरे, और जो सीईओ हैं प्रसार भारती के हमारे, वो हैं हमारे शशि एस वेम्पति। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु इज गोइंग टू पब्लिश द न्यू लियोपर्ड सेंसस फॉर 2020। जो हमारा 2020 का जो 3वें का सेंसस होगी, जनगणना है, वो कौन प्रकाशित करेगा? तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो भी हम लोगों का सेंसस होता है, जो हम लोगों के फॉरेस्ट के अंदर जितने भी होते हैं, जैसे टाइगर सेंसस हुआ, हम लोगों का लियोपर्ड सेंसस हुआ, ये सब हम लोगों के जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही पब्लिश करता है। जबकि जो हम लोगों के पालतू जानवर होते हैं, जैसे हम लोगों का जो लाइव स्टॉक होता है दूध के लिए जो हम लोग पालते हैं, जैसे गाय भैंस हो गए, इनका जो हमारा सेंसस होता है वो हम लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंडर में, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आता है, वो करता है। तो ये लियोपर्ड वाला कौन करेगा? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जारी करेगा। लियोपर्ड की बात करो, देख सकते हैं ये होता है हम लोगों का तेंदुआ, बोलते हैं हम लोग इसके। अब लास्ट का जो हमारा लियोपर्ड सेंसस था वो 2014 के अंदर कंडक्ट किया गया था, जिसके अंदर लगभग 12,000 से 14,000 के बीच में
आबादी बताई गई थी। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सेंसस किया जा रहा है, अब ये टाइगर सेंसस के साथ में किया गया था। अब इसके अंदर जो डाटा आएगा ना, वो एग्जैक्ट डाटा नहीं आ सकता कभी भी लियोपर्ड का। वो उसका रीज़न क्या है कि देखिए, जो टाइगर होता है वो हम लोगों का मोस्टली जंगल के अंदर और डीप एरिया के अंदर ही रहता है, बल्कि जबकि लियोपर्ड के बारे में ऐसा नहीं है। इसका थोड़ा नेचर अलग होता है। ये जंगल के जो बाहरी किनारे होते हैं वहाँ पर भी रहते हैं, जो कि हम लोगों के जो आदिवासी होते हैं या फिर जो किसान वगैरह होता है, जो जंगल एरिया के हम लोगों के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर जो काम करते हैं वहाँ पर भी रहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा हुआ, खबरों में सुनने को मिलता है कि भी तेंदुआज इस गांव के अंदर घुस गया था या फिर कहीं शहर में आ गया था। तो इसलिए इनके हैबिटेट्स काफ़ी लंबे फैले हुए हैं। जो कि बाहर के किनारे वाले होते हैं उनके अंदर सेंसस नहीं किया जाता टाइगर्स का। तो उस गणना के अंदर जब टाइगर वाले के साथ जो सेंसस किया है तो उसके अंदर जो कैमरे लगाए गए थे उनके अंदर ये बाहर वाले एरिया नहीं आएगा। तो उससे एग्जैक्ट जो हम लोगों की संख्या है वो नहीं आएगी। जो भी आएगी वो अप्रोक्सीमेट आएगी कि हाँ लगभग इतने से इतने हो सकते हैं। अभी आप मैंने दिखाया था आपको कि जो 2014 वाला हुआ था सेंसस, उसके अंदर भी ये देखिए बताया गया था कि 12,000 to 14,000 के बिटवीन होगा। तो एग्जैक्ट नहीं देते हैं। अगर मैं बात करूँ जो रिसेंटली जो हम लोगों का टाइगर सेंसस हुआ था, टाइगर सेंसस का थोड़ा डाटा जान लेते हैं जो भी पब्लिश किया गया था लास्ट वीक। टाइगर सेंसस की बात करूं मैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की पेंच सेंचुरी है और केरला की पेरियार सेंचुरी है वो बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं कंट्री के अंदर। और जो हम लोगों की 2014 के बाद से जो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हुई है वो हमारी सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के अंदर है वहाँ पर की गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं ये आप याद कर लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बन रहा है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में, पेरियार केरला के अंदर है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। और केरला वाला तो पेरियार जो सेंचुरी है। जो हम लोगों के काउंट टाइगर काउंट के अंदर जो सबसे बॉटम पर रहे हैं वो हमारे डंपा और राजाजी रिजर्व जो कि मिजोरम और उत्तराखंड के अंदर हैं। उनके अंदर सबसे कम टाइगर पाए गए हैं। और जो हम लोगों के वेस्ट बंगाल के अंदर जो बक्सा टाइगर रिजर्व और पलामाऊ है झारखंड के अंदर, और मिजोरम के अंदर डंपा टाइगर रिजर्व हैं, इनके अंदर हम लोगों का कोई भी टाइगर स्पॉट नहीं किया गया है, यानी सर्वे के अंदर 0 संख्या आई है इनकी। तो याद रखिएगा, जो हम लोगों का जो राजाजी रिजर्व है, राजाजी नेशनल पार्क भी हम लोगों का उत्तराखंड के अंदर है, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछा जाता है। अगर ग्लोबल टाइगर डे की अगर मैं बात करूँ तो जो हम लोगों का ग्लोबल टाइगर डे है वो फर्स्ट टाइम 2010 के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी रशिया के अंदर, जहाँ पर जितने भी जो हम लोगों के 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं वो साथ में आए थे और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि भी 2022 तक जो टाइगर्स हैं, वाइल्ड टाइगर्स हम लोगों के, उनकी संख्या को डबल कर देंगे। और तब से ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्लान है जो हम लोगों का, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्लान है वो हम लोगों का टाइगर्स के लिए वो TX2 है जो कि वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज है और इसी के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ और मिजोरम ऐसे 2 स्टेट हैं जहां पर टाइगर्स के पॉपुलेशन के अंदर डिक्लाइन देखा गया है पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं। अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स थे जो कि 526 थे। उसके बाद सेकंड नंबर पर कर्नाटका 524 के साथ था और थर्ड पर उत्तराखंड 442 के साथ था। टाइगर पॉपुलेशन के अंदर बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर 71% इंक्रीज हुई, मध्य प्रदेश के अंदर 71% इंक्रीज हुई है, महाराष्ट्र के अंदर 64% और कर्नाटका के अंदर 29% इंक्रीज हुई है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया की पहली जनरल काउंसिल की बैठक किस शहर में हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में। आपको पता ही होगा कि जो खेलो इंडिया गेम्स है वो हम लोगों के 2018 से शुरू किए गए थे। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। इसके तहत 18 साल से नीचे के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो गए या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या फिर
स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, उनको वहाँ से हम लोग बेहतरीन टैलेंट निकाल करके लेके आते हैं और उनको हम लोग फाइनेंशियली फिर सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हम लोगों को आगे उनको वर्ल्ड लेवल पर अच्छे से compete कर सकें। तो अगर मैं बात करूँ खेलो इंडिया की, तो एब्रीवेशन है जो इसकी KIYG है। फर्स्ट इवेंट 2018 के अंदर हुआ था, एनुअली होता है, हर साल होता है। लास्ट इवेंट अभी जो हुआ था वो हमारा 2020 के अंदर हुआ था। पर्पज है इसका ग्रास रूट टैलेंट हंट, यानी कि हम लोगों का स्मॉल लेवल पर गांव, छोटे जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ से हम लोगों का जो बेस्ट टैलेंट है उसको निकाल करके लेके आना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली के अंदर है। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो दिया होगा, ये हमारा खेलो इंडिया का लोगो है। अगर मैं बात करूँ अब तक जो भी खेलो इंडिया हुए हैं उनकी, तो फर्स्ट हुआ था हमारा जो 2018 का, वो दिल्ली में हुआ था। इसके अंदर जो हम लोगों का टोटल जो गोल्ड थे वो 209 थे। फर्स्ट पोजीशन इसके अंदर आई थी हरियाणा की, जिसने 102 गोल्ड हासिल किए थे। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र था। थर्ड नंबर पर जो टोटल थे हरियाणा के वो 102 टोटल थे, गोल्ड थे 38, जबकि महाराष्ट्र के टोटल मेडल थे 111 और गोल्ड थे 36 थे। और थर्ड नंबर पे था दिल्ली 25 गोल्ड के साथ, टोटल मेडल थे 94। जो सेकंड हम लोगों का जो खेलो इंडिया गेम्स हुआ था वो हुआ था 2019 के अंदर, जो कि हुआ था हमारा पुणे महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर जो पहली पोजीशन आई थी वो महाराष्ट्र की थी, सेकंड हरियाणा की थी और थर्ड दिल्ली की थी। जो थर्ड जो हम लोगों का 2020 का हुआ था वो हुआ था हमारा गुवाहाटी के अंदर, असम के अंदर। इसके अंदर भी हम लोगों की जो फर्स्ट पोजीशन आई थी वो थी महाराष्ट्र की, सेकंड पोजीशन थी हमारी हरियाणा की और थर्ड पोजीशन थी हम लोगों की दिल्ली की। अगर मैं बात करूँ दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो देखिए 2020 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की थी, जिसके अंदर जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स compete करते हैं। जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो कटक के अंदर हुआ था, जिसके अंदर हम लोग यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके अंदर फर्स्ट जो पोजीशन आई थी वो हम लोगों की आई थिंक थी, जो हम लोगों की पंजाब यूनिवर्सिटी थी उसकी आई थी फर्स्ट पोजीशन। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, एक अगर मैं बात करूँ जो खेलो इंडिया गेम्स हैं 2021 के जो होने हैं, वो हम लोगों के 2021 का जो एडिशन होगा अगला हमारा अगले साल नेक्स्ट ईयर होगा जो, वो हरियाणा होस्ट करेगा, जो कि हरियाणा के पंचकुला के अंदर होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद करवाए जाएंगे। अगर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात करूँ तो वो हमारे किरण रिजिजू जी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो वो हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा इब्राहिम अलकाजी की मृत्यु 95 वर्ष की आयु में किस क्षेत्र से संबंधित थी। अभी कल रिसेंटली जो हमारे इब्राहिम अलकाजी जी हैं उनकी मृत्यु हुई है 95 की एज में। तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे संबंधित थे किससे, थिएटर से, रंगमंच से संबंधित थे। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे बच्चों, काफ़ी काम किया है इन्होंने हमारी जो इंडियन थिएटर्स के लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं वो ग्रो करके जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर आए हैं। इन्होंने काफ़ी कलाकार दिए हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड थे। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इब्राहिम अलकाजी थे, उनका जन्म 1925 के अंदर पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। 1962 से लेकर के 1977 तक ही हम लोगों का जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है नई दिल्ली के अंदर है उसके डायरेक्टर भी रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को इनके द्वारा निखारा गया है। जब ये डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो जो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो हमारे बेहतरीन एक्टर निकले थे उनको आप जानते होंगे, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह जी, वो भी इनके शिष्य रहे हैं। नदीरा बब्बर भी, ओमपुरी जी, जो कि इन्होंने इंडियन सिनेमा के अंदर काफ़ी अपना नाम कमाया है। तो ये सब भी इन्हीं के अंडर में काम किया है। अगर मैं इनके प्लेज की बात करूँ तो इन्होंने काफ़ी प्लेज को डायरेक्ट किया है। जो इनके सबसे बेस्ट प्लेज माने जाते हैं वो है हमारा मोहन राकेश का लिखा हुआ आषाढ़ के एक दिन, जो कि 1958 के अंदर इन्होंने डायरेक्ट किया था। और दूसरा था हमारा
कर्नाड का लिखा हुआ तुगलक, जो कि 1964 के अंदर डायरेक्ट किया था इन्होंने, जो कि इनका बेस्ट प्ले माना जाता है। अलका जी की अगर मैं बात करूं तो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 1962 के अंदर सम्मानित किया गया था। 3 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हमारे पहला 1966 में पद्म श्री दिया गया है इनको, फिर 1991 के अंदर पद्म भूषण दिया गया है इनको, और 2010 के अंदर पद्म विभूषण दिया गया था इनको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो यूएसए ने किस समय अवधि तक नए वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है। तो अगर मैं बात करूँ कि जिस समय तक अभी यूएसए ने H1B वीज़ा पर नए H1B वीज़ा इशू करने पर रोक लगा दी है, तो वो जो रोक लगाई है वो हमारी किस तारीख तक लगाई है, वो आपकी 31 दिसंबर 2010, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी दोस्तों जो 22 जून 2020 है, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके ऊपर अभी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अभी नए H1B, H2B, JL नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज हैं जितने भी, वो हमारे 31 दिसंबर 2020 तक बंद कर दिए गए, यानी नए वीज़ाज नहीं दिए जाएंगे। अब इनके अंदर सबसे फेमस है जो हम लोगों का, वो H1B वीज़ा है, जो हमारे इंडियन सबसे ज़्यादा लेकर के जाते हैं। अगर H1B वीज़ाज की बात करूँ तो दोस्तों H1B वीज़ाज हमारा क्या है, H1B वीज़ा है ये उस व्यक्ति को दिया जाता है कि जो किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर जाता हो जहाँ पर हम लोगों की थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है, स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है जिसकी कोई भी, वहाँ पर ये दिया जाता है। जैसे कि आप कोई भी बैचलर डिग्री या फिर हायर डिग्री के बेसिस पर जाते हैं तो वहाँ पर ये दिया जाता है, इसके इक्विवेलेंट माना जाता है। जैसे कि कोई आप किसी इंजीनियर की फील्ड के ऊपर जाते हैं, किसी डॉक्टर के फील्ड पर बेसिस पर जाते हैं, क्वालिफ़िकेशन MBBS की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर वहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं, तो वो सब हमारे H1B वीज़ाज के अंदर ही आते हैं, जो कि दिए जाते हैं। H1B वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो H1B वीज़ा जो हम लोगों का होता है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है H1B वीज़ाज के लिए, वो क्या होती हैं कि भी हैव कम्प्लीटेड ए US बैचलर और हायर डिग्री रिक्वायर्ड बाय द स्पेशली ऑक्यूपेशन फ्रॉम एन एक्रीडेटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको US के किसी भी कॉलेज से या तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री से उस US की ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने कर रखी है तो हो जाएगी। आप लोगों के पास अनरिस्ट्रिक्टेड जैसे स्टेट लाइसेंस होना चाहिए, कोई भी रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों का अथॉरिटीज़ के साथ, जो कि फुल्ली प्रैक्टिस द स्पेशल ऑक्यूपेशन। जैसे आपके पास डॉक्टरी का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि भी हाँ भी वहाँ पर आपको वर्क करने के लिए उन्होंने बुलाया, जैसे कि सिलेक्शन या कॉल लेटर होता है जो भी आप लोगों का वो। अगर मैं एनुअल कोटा की बात करूँ तो हर साल जो H1B वीज़ाज एलोकेशन होती है फॉर US बिजनेसेस के लिए, वो हमारी एनुअल लगभग 85,000 होता है, जो कि लगभग H1B वीज़ाज जारी किए जाते हैं हर साल। अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हम लोगों के यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी कोर्स करने के लिए जाते हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए जाते हैं, उसके ऊपर कोई कैप नहीं होती है। जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर जाकर के स्टडी कर सकते हैं। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ डायरेक्ट जो जॉब के लिए वीज़ाज दिए जाते हैं उनके ऊपर है, स्टडीज़ के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।